बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 का हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दादी माँ। दादी माँ के बारे में सभी लोग जानते हैं और यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और उनकी यादों के बारे में उन्होंने बताया है और जो उन्होंने किया है उनके लिए। वह अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनका वर्णन यहाँ पर किया है। अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार पढ़कर लेखक स्तब्ध हो जाता है। दादी माँ के साथ बिताए जीवन से जुड़ी घटनाएं उनके नज़रों के सामने एकाएक एक के बाद एक आती रहती हैं और देखिए इस पाठ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः, अगर हमेशा नहीं तो कभी कभी प्रायः अनबना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला बोल कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और जो उनके दोस्त थे वे उन्हें क्या बोलते थे कि यह कमज़ोर है और थोड़ी सी बात पर भी घबरा जाता है, वह उसका मजाक बनाते थे। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार के दिन मतलब आश्विन का महीना। बहुत सुंदर दृश्य उस समय में रहता है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, घेवरू और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खेलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही है। इतनी प्रकार की घासें, अलग अलग प्रकार की घासें जो है पानी में बह करके आ रही हैं और लेखक कह रहे हैं कि वह अलग सी एक गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुंवर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। जो है उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह नहा धो करके आया, कैसे नदी के जल में नहा के आया था और उसको फिर बुखार आ गया था। वह जो है सोया ही रहा। दिन में मैं चादर लपेटे तो सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब दादी क्या पहनती थी? सफ़ेद रंग की धोती पहनती थी और उनके बाल भी कैसे थे? सफ़ेद हो गए थे, जिनसे जल की शीतलता टपक रही थी। पानी जो है टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर
उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही वो अंदर आई उन्होंने उसके सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। उनकी दादी माँ जो है उस बच्चे को, उस लेखक को मतलब बार बार देखती रहती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उनकी दादी माँ जो थी उनको बहुत दवाओं के नाम भी याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, जहाँ पर भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वो दादी माँ जो है वहीं पहुँच जाती थी और वहाँ पर भी वही दवा देने का काम कर देती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और इतनी चीज़ें, हाथ छूना, मलेरिया, निमोनिया, ये सब जो है उनको एहसास होता था। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अब वो उनको क्या था, बहुत सफाई का भी ध्यान रखती थी। सवेरे सवेरे वह बोलती थी कि दवाई में भी देरी नहीं होने देती थी और उनके साथ शहद, चादर भी साफ़ होती थी उनकी, लिफाज मतलब बीमार के कपड़े भी बदलने होते थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह बहुत गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। अब पहले दादी के ज़माने की बात बता रहे थे, फिर अब बता रहे हैं कि जब अब भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनके नौकर भी पानी देते हैं, दवा भी देते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, सब कुछ होता है जो है। और डॉक्टर उनको क्या देता है, बुखार की शीशी कुनैन मिक्स दवाई दे के जाते हैं जो बहुत कड़वी होती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। अब जैसे उनके घर में किशन भैया की शादी थी तो उस समय जो है दादी माँ बहुत व्यस्त रहती थी, वह किसी के घर भी नहीं जाती थी। कोई उनको बुलाने आए तो बोलती थी कि कार परोजन मतलब कामकाज का घर है, तो उनको कोई टाइम नहीं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर झगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मई सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म नहीं है।
मांगने के समय कैसी आई थी, पैर पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करनी फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी उसको डांट रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब रामी की चाची जो है अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे मांगने आई थी दादी के पास। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक ने भी उनको बताया कि दे दीजिए दादी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा। उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो एक दिन वह रास्ते में जा रहे थे तो रामी की चाची मिल गई उनको। तब वह उन्हें आशीर्वाद देने लगी। पूतो फलो दूधो नहाओ, मतलब आपके नाती पोते खूब फले फूले और खूब आपका आशीर्वाद हो और अच्छा हो, ऐसे जो है वह आशीर्वाद दे रही थी। तब उन्होंने पूछ लिया कि दादी चाची आप ऐसे क्यों बोल रही है। तो वह दादी माँ का मालकिन का धन्यवाद अदा कर रही थी। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो लाभ क्या। रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय मतलब नाटक, गाने बजाने, नाच डांस, सब कुछ अभिनय होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जो नाटक वहाँ पर किया जाता है उसमें जो है शादी से लेकर के पुत्र की उत्पत्ति तक के सभी दृश्य सभी उस नाटक में दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं वहाँ पर। सभी जो नाटक होते हैं वह औरतें करती हैं। उसके जो पात्र होते हैं वो भी औरतें होती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ ने कहा कि इससे क्या शर्माना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। जब उनका अभिनय चल रहा था तब वह पास में ही पड़ा था। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। अब जो है वह भाभी उनसे मजाक में बोलने लगी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। अपनी दादी माँ की छाया में खड़े होने पर वह कैसा महसूस करते थे, जैसे ही उनको अभय दान मिल गया हो, मृत्यु का कोई भय ना हो।
स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। उनके दादा बोलते थे कि जो है वे सदा उसे आगे भेजेगी, दादी को, मतलब दादी पहले मरेगी तो उसके बाद वह मैं जाऊंगा, यह उनको बताते थे, झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के माना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। उनके श्राद्ध में जो है, दादा के श्राद्ध में उनके पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, और दादी के मना करने पर भी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी। उसकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेह पूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ बोलने लगी कि मुझे ठंडा और गर्म नहीं लगता। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। रोते क्यों है रे? दादी माँ बोली। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखों फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। जो है उसके सामने एक कौवा आया और उसके हाथ में एक पत्र था और वह हाथ कांपते रह गए। उसके काली चींटियों की सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से यही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह सुमन ने यह कविता लिखी है। तो बाद में उनको एहसास हुआ अपनी दादी की ये यादें सब उन्होंने सहेज कर रखी हुई है, और जब वो चिट्ठी पढ़ रहे थे तो बाद में उनको सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की जो भी सारी वीडियो होंगी वो आप तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद।